बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और बाकी चैप्टर की प्लेलिस्ट है कैसे मिलेगी वो मैं इस वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ, पेपर में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी से ही रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है जो आगे वाले टॉपिक में मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस लॉन्ग को भी कवर करेंगे, तो इसलिए ये आपको समझना ज़रूरी है। ये आप अच्छे से समझेंगे तो फिर जो नेक्स्ट लूँगा वो आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने इसको शेयर भी करना और मुझे कमेंट करके बताना भी है और लाइक के बटन को भी हिट करना है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हुक्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल है, उसकी मदद से पहले समझते हैं और बाद में फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे हुक्स लॉ की। आपके सामने मैंने एक अप्रेटिस बनाया हुआ है जो कि एक आयरन स्टैंड है, साथ में यहाँ पे एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग के साथ मैंने किसी बॉडी को अटैच कर दिया और इस स्प्रिंग के साथ एक ये जो रेड कलर की आप देख रहे हैं ये नीडल भी लगी हुई है और साइड पे क्या है हमारे पास एक स्केल है। ओके, तो होगा क्या कि जब ये स्प्रिंग ऊपर नीचे मूव करेगा तो ये जो नीडल इसके साथ लगी हुई है रेड कलर की ये भी ऊपर नीचे मूव करेगी और साइड पे हमें क्या मिलती रहेगी, रीडिंग मिलती रहेगी। तो अभी ये मेरे पास अप्रेटिस मौजूद है सारा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे ये जो बॉडी है इसका मैस डबल कर देता हूँ, मतलब एक और इस किस्म की बॉडी इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो मैं एक और बॉडी को अटैच कर देता हूँ इसके साथ। तो क्या होगा, अब इसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे इसका वज़न ज़्यादा होगा तो हमारा ये सारा अप्रेटिस क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है, नीडल हमारी नीचे की तरफ जाएगी, ज़्यादा वज़न ज़्यादा होगा तो अब ये क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये भाग है नीचे की तरफ। ओके, ले जी। तो सिंपल सी बात है, एक स्प्रिंग था, मैंने जब उसका वज़न ज़्यादा कर दिया उसके नीचे तो वो क्या आ गया, नीचे आ गया, ज़्यादा नीचे आ गया। और साइड में रीडिंग मुझे मिलती रहेगी कि वो पहले यहाँ पर थी नीडल, अब क्या आ गई, ये नीचे आ गई। तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी जो लंबाई है उसमें कितना इजाफा हुआ। यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो नीचे हमने इसका वज़न ज़्यादा किया है इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रेस। इसको मैं क्या ले लेता हूँ कि ये मेरा क्या था, स्ट्रेस था। मैंने स्ट्रेस को क्या किया, इंक्रीज़ किया। जैसे ही मैंने स्ट्रेस इंक्रीज़ किया तो इसकी लंबाई में क्या हो गया, इजाफा हो गया। किसी भी बॉडी की लंबाई में इजाफा या उसकी शक्ल में जो बिगाड़ होता है, जो इजाफा होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। तो जैसे ही मैंने स्ट्रेस को इंक्रीज़ किया तो इसकी लंबाई में इजाफा हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा स्ट्रेस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ओके, मैं अगर नीचे एक और बॉडी अटैच कर दूंगा तो स्ट्रेस और ज़्यादा हो जाएगा, मेरा जो स्प्रिंग है वो और लेंथी हो जाएगा, स्प्रिंग की लंबाई में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो लंबाई में इजाफा जो होता है किसी भी बॉडी की उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। किसी भी बॉडी की शक्ल में जो चेंज आता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो इसकी लंबाई में जो चेंज आएगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेन। तो जितना स्ट्रेस होगा उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। तो मैं कह सकता हूँ स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट मैं लिख रहा हूँ उसे मैं कांस्टेंट ही कह देता हूँ। कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं और बाकी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही। और ये जो मेरा स्ट्रेन है ये एज इट इज़ रहेगा। स्ट्रेन एज इट इज़ रहेगा। अब स्ट्रेन यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, यही बेसिकली हुक्स लॉ था। हुक्स लॉ हमें ये बताता है कि जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और यही इसकी डेफिनेशन थी हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ की डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस, कि किसी भी बॉडी के अंदर ऊपर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आता है उसके अंदर जो चेंज आता है वो उसकी बात अब करने लगा कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाई टू इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। कि किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन आता है वो स्ट्रेन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेस के। ओके,
वही बात जो हमने इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखी थी, जिसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा था, वही अब डेफिनेशन में बन गया कि जब किसी बॉडी पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसके अंदर क्या आता है, स्ट्रेन आता है। तो और जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन की क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और ये बड़ी लॉजिकल बात है, आप जितना ज़्यादा इस पर फोर्स लगाओगे इसकी शक्ल उतनी ज़्यादा बिगड़ती जाएगी, मतलब लंबाई में उतना ज़्यादा इजाफा होता रहेगा। तो फोर्स जो आप लगा रहे हो उस फोर्स को हम यहाँ पे स्ट्रेस लेंगे कि स्ट्रेस, और जो इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। तो फोर्स इंक्रीज़ की, स्ट्रेस इंक्रीज़ किया, लंबाई बदली, लंबाई बदली मतलब स्ट्रेन बदला। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज़्यादा इसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेन आएगी। सिंपल सी बात है। बाद में ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके हम इक्वल लगाते हैं, तो साथ में कोई कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, वो लगा दिया, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। वो ये कह रहा है कि आप किसी भी बॉडी के स्ट्रेस और स्ट्रेन को जब डिवाइड करते हो तो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा समझते हैं कुछ कैलकुलेशंस की मदद से। फर्ज कर लें मैंने इस बॉडी के ऊपर ये जो स्ट्रेस अप्लाई किया, ये जो मैंने नीचे दो बॉडीज़ लटकाई हैं, इन दोनों का जो वज़न था, इन दोनों की जो फोर्स थी वो थी 4 न्यूटन, ठीक है। और इसकी जो लंबाई में इजाफा हुआ वो हो गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर का इजाफा हो गया, ठीक है। तो मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, कितना इजाफा हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ। तो अभी फर्जी वैल्यूज़ ले रहे हैं हम। स्ट्रेस मैंने कितना अप्लाई किया था, स्ट्रेस मैंने किया 4 अप्लाई, और स्ट्रेन मतलब होता है लंबाई में इजाफा, वो कितना हो गया 2। इनको डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं। तो मैं अब 4 न्यूटन के बजाय अब मैं यहाँ पर अगर 8 न्यूटन अप्लाई करता हूँ ना, तो मेरी जो लंबाई है, लंबाई में इजाफा भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। ओके, तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मैंने अब कितनी फोर्स लगाई है, अब मैंने फोर्स लगाई है 8 न्यूटन की, डिवाइडेड बाय लंबाई में कितना इजाफा हुआ, 4 न्यूटन। इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरह ही कि जैसे जैसे आप फोर्स नीचे वाला स्ट्रेस इंक्रीज़ करते रहेंगे, ऊपर वाली लंबाई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती रहेगी। और ये दोनों कुछ इस तरीके से आपस में ज़्यादा होंगे कि ये जब डिवाइड हों तो आपके पास आंसर हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर मैं 8 न्यूटन नीचे वेट करता हूँ तो मेरी जो लंबाई में इजाफा है वो 4 हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद फिर क्या आएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ये इसका मतलब है, ठीक है, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये इसका मतलब था। ये तो हमने मैथमेटिकली इसको समझ लिया कि मैथमेटिकली इसमें क्या बात की हुई है, लेकिन इसकी डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया, उस वर्ड को समझते हैं, उस वर्ड का क्या मतलब है। वर्ड आपके पास ये है कि ये आपने पढ़ा कि विद इन दी इलास्टिक लिमिट, आपने ये वर्ड पढ़ा डेफिनेशन में, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाई टू इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा ये स्ट्रेन के, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। ओके, अब इलास्टिक लिमिट क्या है ये समझते हैं। देखिए जी, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये है मेरे पास एक स्प्रिंग। मैं इस स्प्रिंग को अगर खींचता हूँ तो ये लंबा हो जाएगा पहले से। जब मैं इसको खींच के छोड़ूंगा तो ये दोबारा क्या चले जाएगा, अपनी पहले वाली हालत में चला जाएगा। लेकिन मैं अगर इसी स्प्रिंग को और ज़्यादा खींचूँ, और ज़्यादा फोर्स के साथ खींचूँगा, खींचने के बाद जब मैं छोड़ूंगा तो ये दोबारा अपनी पहले वाली हालत में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्प्रिंग की जो लिमिट थी ना, जो हद थी कि जितना ये लेंथी हो सकता था वो इतनी थी। इससे ज़्यादा जब मैं फोर्स लगाऊंगा ये लेंथी तो हो जाएगा लेकिन अपनी पहले वाली हालत में नहीं जाएगा। तो वो जो हालत होती है, मैक्सिमम जो चेंज होता है किसी भी बॉडी के अंदर, कि आप मैक्सिमम चेंज जितना ला सकते हो, कि जब आप अगर उसे उस पॉइंट से छोड़ो तो वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में भी आ जाए, उस पॉइंट को कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो इस स्प्रिंग की यही लिमिट थी। मैं यहाँ तक खींचूंगा, खींच के जब छोड़ूंगा तो ये दोबारा पहले वाली हालत में आ जाएगा। तो ये मेरे पास होगी इसकी इलास्टिक लिमिट। लेकिन जब मैं इस लिमिट को क्रॉस करूँगा, मैं और ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये लेंथी तो हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये दोबारा अपनी पहले वाली हालत में
नहीं आएगा। ओके, तो इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है जिस पर किसी बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर चेंज तो आता है, लेकिन वो चेंज परमानेंट नहीं होता। आप जब उसको छोड़ते हो तो वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाता है, लेकिन इलास्टिक लिमिट जब आप क्रॉस कर जाते हो तो फिर वो बॉडी का जो चेंज होता है वो परमानेंट हो जाता है, वो हमेशा हमेशा अपनी शक्ल चेंज कर लेती है। तो इलास्टिक लिमिट जब भी क्रॉस करेंगे तो बॉडी की जो शेप है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यही बात है इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन में भी ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन पे आते हैं, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़ अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। कि ये वो लिमिट है कि जब आप किसी बॉडी में से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हो तो वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाए। ओके, ये वो वाली लिमिट है। हाँ, जब आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर अगर आप अपनी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते भी हो तो बॉडी दोबारा अपनी पहली वाली हालत में नहीं जाती, वो पक्का पक्का अपनी शक्ल चेंज कर लेती है। अब इन्हीं सारी बातों को ग्राफ की मदद से बताते हैं आपको। ग्राफ हम बना लेते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फोर्स, ठीक है, और इस साइड पे मैं ले लेता हूँ लेंथ। लेंथ को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बनाते हैं जी अब ग्राफ। देखिए मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली इसी की लंबाई में भी क्या होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा। तो जैसे जैसे फोर्स लगाता रहूँगा वैसे वैसे लंबाई भी इंक्रीज होती रहेगी, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये जो लिमिट पॉइंट है, जहाँ पर अगर मैं फोर्स मज़ीद लगाऊंगा तो उसकी लंबाई में तो इजाफा होगा लेकिन वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में नहीं आएगा। तो फर्ज कर लेते हैं वो जो पॉइंट है वो उसका ये पॉइंट है। अब मैं इसकी लिमिट पर पहुंच चुका हूं। इस पॉइंट को क्या कहूँगा मैं, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, अब इलास्टिक लिमिट से जब बात आगे बढ़ती है, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स लगाई, ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक इसकी लिमिट तो हो गई। अब इस लिमिट को क्रॉस करके जब मैं मज़ीद फोर्स लगाऊंगा, मैं फोर्स लगाऊंगा तो होगा क्या कि मेरे स्प्रिंग की जो लेंथ है वो तो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन मेरा स्प्रिंग जो है जो वो वापस इस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। और जब मैं मज़ीद इस पर फोर्स लगाता रहूँगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो स्प्रिंग है ये मेरा मज़ीद लेंथी भी नहीं होगा, जितना लेंथी होना था हो जाएगा, बल्कि फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये स्प्रिंग कहीं ना कहीं से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जब मैं मज़ीद फोर्स लगाता रहूँगा इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद भी, तो फिर फाइनली क्या होगा कि मेरी जो चीज़ है, स्प्रिंग है या स्प्रिंग के अलावा और भी कोई बॉडी है, वो फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहाँ पे अब उसने टूट जाना है, ठीक है। तो जब भी आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपकी बॉडी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहाँ पे वो टूट जाती है। तो मैं अब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करता हूँ, ठीक है। इलास्टिक लिमिट को हमने क्रॉस किया तो हम पहुँच गए एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर अब बॉडी ने क्या कर जाना, ब्रेक कर जाना। इससे मज़ीद ज़्यादा वो लेंथी नहीं हो सकती, जितना उसने लेंथी होना था हो गई है। अब अगर मज़ीद में फोर्स लगाऊंगा तो वो ब्रेक कर जाएगी। तो उस पॉइंट पर जहाँ पे बॉडी ने ब्रेक करना होता है उससे हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट, ओके। तो इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ये सारी बातें थी जो हुक्स लॉ के अंदर हमने करनी थी, इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हुक्स लॉ क्या कहता है। जब आप किसी पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है, उस फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं, और लेंथ में जो इजाफा होता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो वही हो गया कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्ट्रेन के। ये मैंने डेफिनेशन में लिख दिया, लेकिन एक शर्त क्या थी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, ठीक है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आप बॉडी को खींचते हो वो लेंथी हो जाता है, जब छोड़ते हो तो दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाता है। उस हद तक, यानी कि जिस हद तक आप उसको खींचो और खींचने के बाद आप दोबारा से जब अपनी फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो अगेन अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए, तो उस पॉइंट को, उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी कि इस हद तक इसके अंदर लचक है, इस हद तक इसके अंदर इलास्टिसिटी है। और अगर जब मैं उसको मज़ीद उसके ऊपर फोर्स लगाऊँ, उस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दूंगा तो मज़ीद लगाऊंगा तो फिर ये होगा कि हमारी जो बॉडी है
वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी। अब जब मैं फोर्स रिमूव करूँगा, मैं उसको खींचना छोड़ भी दूंगा तो वो दोबारा अपने पहले वाली हालत में नहीं जाएगी, बल्कि उसकी जो शक्ल है वो पकी पकी बिगड़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं डीफॉर्म हो जाना। हमारी बॉडी डीफॉर्म हो जाएगी। तो जब भी हम इलास्टिक लिमिट क्रॉस करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या आ जाती है, डीफॉर्मेशन आ जाती है। और जब आप मज़ीद उस पर फोर्स लगाते रहते हो तो फिर उसके बाद क्या होता है, शक्ल बिगड़ने के बाद फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब बॉडी टूट जाती है। अब कुछ बॉडीज़ होती हैं जो ज़्यादा लचकदार नहीं होती, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, गिलास है, शीशा गिलास है मेरे पास, ये गिलास की स्लैब है। अब ये ज़्यादा लचकदार नहीं हो गई, मैं इस पर थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा, फ़र्ज़ करें ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाती है, थोड़ा सा, इंतहाई थोड़ा सा क्या हो जाती है, टेढ़ा हो जाती है, इंतहाई थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगी। तो इसकी इलास्टिक लिमिट मेरे पास आ गई यहाँ, मैं अब इलास्टिक लिमिट पर पहुँच गया हूँ। लेकिन जब मैं अब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करूँगा, मज़ीद इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि इसकी शक्ल पकी पकी बिगड़ जाए, बल्कि ये टूट ही जाएगी। ठीक है, तो बाज़ क्या होता है, कुछ बॉडीज़ इलास्टिक लिमिट पर पहुंचने के बाद मज़ीद जब हम फोर्स लगाते हैं तो बजाय इसके कि उनकी जो शक्ल है बिगड़ जाए, वो टूट ही जाती हैं। स्प्रिंग के केस में तो ये था ना कि जब इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके मज़ीद फोर्स लगाई थी तो उसकी शक्ल बिगड़ गई थी, लेकिन वो टूटा नहीं था। ओके, तो शक्ल बिगड़ गई थी तो मज़ीद वो मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई थी, ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं मज़ीद लेंथ इंक्रीज़ हुई थी। और बाद में जब मज़ीद हमने फोर्स लगाई तो फिर कहीं जाके वो टूटा था। अब इस केस में क्या है कि उसकी जो शक्ल बिगड़नी थी जितनी, वो तो बिगड़ गई, मैं इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया। लेकिन जब मैं मज़ीद फोर्स लगाऊंगा तो उसकी मज़ीद शक्ल बिगड़ेगी नहीं, बल्कि वो टूट ही जाएगा। ओके, तो बाज़ का तो कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनका जहाँ पे इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट होता है वहीं पर उनका ब्रेकिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो कुछ बॉडीज़ का इलास्टिक लिमिट पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट सेम सेम होता है। यही बात आप लिख भी लें, चाहे बुक के ऊपर भी लिख लें ताकि आपको याद रहे। तो आप चाहे इस तरीके से बुक में लिख लें कि सम बॉडीज़ हैव सेम इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। कुछ बॉडीज़ का इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। यहाँ तक हमारा हुक्स लॉ कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।